हेलो एवरीवन। टुडे लेट्स टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। एग्ज़ाम में हमेशा आते रहता है, स्पेशली प्रीलिम्स में यदि देखें तो हर साल कुछ ना कुछ सवाल इससे आता ही रहता है। मेंस में भी अच्छे सवाल बन सकते हैं इससे। तो विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। एंड इनफैक्ट यूपीएससी के लिए नहीं, सारे एग्जाम जो आप देते हो हर एग्जाम के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी? हिंदी में इसे मौद्रिक नीति भी कहते हैं। बट मॉनेटरी पॉलिसी जब भी हम लोग बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी की चर्चा करते हैं। इकोनॉमी चलता कैसे है? आई मीन मेजरली देयर आर टू ब्रॉड पॉलिसीज जिसका कि हमेशा न्यूज़ में आप देखते होंगे। आई मीन वन इज़ फिस्कल पॉलिसी, अदर इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। हालांकि दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए हमेशा, बट आज हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी का किसी और वीडियो में विल डिस्कस इट एंड एक्सप्लेन इट इन डिटेल। बट यूपीएससी में हमेशा ही ऐसे मतलब कि सवाल आते ही रहता है। एंड यदि मॉनेटरी पॉलिसी देख रहे हो तो फिस्कल पॉलिसी को भी थोड़ा देखना पड़ेगा, एंड तभी मतलब आप इकोनॉमी को पूरा समझ सकते हो। तो यदि फिस्कल पॉलिसी की ब्रीफ में बात करें तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी रेवेन्यू अर्न कर रहा है, एक्सपेंडिचर है, वो कैसे कंट्रोल करता है, कितना मनी सप्लाई बढ़ा रहा है, मान लो कौन से स्कीम में कितना पैसा देना है, इस तरह से वो फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करता है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई गवर्न करता है, और आरबीआई बेसिकली इंश्योर करता है कि कितना मनी सप्लाई मार्केट में रहे, आपके पास रहे, आपके दोस्त के पास रहे, मतलब इकोनॉमी में कितना मार्केट में कितना पैसा फ्लो कर रहा है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी भी आपको मैं बहुत ही ब्रीफ में बताया हूँ, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो अलग से बनेगा। बट यू शुड अंडरस्टैंड मॉनेटरी पॉलिसी। इस वीडियो के अलावा आपको मॉनेटरी पॉलिसी देखने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट अस मूव अहेड। आखिर मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? सबसे पहले व्हाट यू शुड नो इज इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। लुक, देयर आर टू थिंग्स, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक, दूसरा इज मैक्रो इकोनॉमिक। तो मैक्रो का मतलब है ब्रॉड। ब्रॉड जैसे कि अभी बात की कि ब्रॉड में आपका फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों आ गया, मतलब कि आप पूरे इकोनॉमी की चर्चा कर रहे हो। इन शॉर्ट मैक्रो मतलब ब्रॉड, ब्रॉड मतलब आप पूरी इकोनॉमी की एज अ होल चर्चा कर रहे हो। माइक्रो का मतलब है एक छोटा सा सेक्टर। लेट सपोज आपका मतलब बोला जाए कि इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर कैसा कर रहा है, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसा कर रहा है, तो दोज विल कम अंडर माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, कि मतलब कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में कैसा चल रहा है इकोनॉमी। तो आई थिंक दिस पार्ट यू आर वेरी क्लियर ऑफ इट। तो अब चर्चा करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी तो आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपका मैक्रो इकोनॉमी का पॉलिसी टूल है, एंड दैट इज यूज्ड बाय किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक इन इंडियाज पर्सपेक्टिव इज नथिंग बट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है आरबीआई? वो आपका मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, जो आपका पैसा कितना है मतलब कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को इंश्योर करता है थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है, मतलब कि जो भी आपके पास टूल्स अवेलेबल है उसके द्वारा। अब मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो पावर्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो कहाँ से आया? तो दैट इज थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर कोई चाहता है आपका इकोनॉमी ग्रो करे तो उसे कैसे इंश्योर किया जाए? आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये सब करता है। फिर आप सामान खरीदते हैं हमेशा, चाहे फल हो, सब्जी हो, बिस्किट्स हो, कुछ भी हो, मतलब गाड़ी हो, तो आरबीआई का रोल है कि वो प्राइस को स्टेबल रखे। मतलब कि आज मान लो कुछ टमाटर 10 रुपये का मिल रहा है तो कल 100 का नहीं मिलना चाहिए। तो उसे कंट्रोल कैसे करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के तहत करता है आरबीआई। अब इकोनॉमी यदि ग्रो कर रहा है तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, और एक्सचेंज रेट भी वॉलेटाइल ना हो जाए। मतलब आज लेट सपोज रुपी और डॉलर कुछ 70 रुपये का है लेट सपोज, तो कल वो अचानक से 150 का ना हो जाए या 20 का ना हो जाए। उससे क्या होता है? आपका इम्बैलेंस होता है, एंड फिर जो है इट क्रिएट्स वॉलेटिलिटी, जिससे कि आपका मार्केट स्टेबल नहीं रहता है। तो मतलब कि आप एक्सपोर्टर्स को भी ट्रबल होगा, इम्पोर्टर्स को भी ट्रबल होगा। तो मतलब कि अकॉर्डिंगली मतलब कि यदि आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है घट रहा है उस पर डिपेंड करेगा, एंड उस हिसाब से, बट स्टेबल नहीं रहेगा इन शॉर्ट। तो दोज कैन बी द थिंग, एंड इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी का रोल बहुत ही वाइटल है। अब एज आई डिस्कस्ड कि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स की बात करते हो तो देयर आर टू थिंग्स, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। आप कभी टाइट पॉलिसी अपनाते हो, कभी आप टाइट कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शनरी और या फिर एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाते हो। दैट डिपेंड्स ऑन आपका इकोनॉमी किस पोजीशन पे है। तो बिजनेस साइकिल यदि आपको पता हो, मतलब कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिजनेस साइकिल के बारे में बात भी किया है, तो यू कैन हैव अ लुक एट इट। यदि आप चाहो तो लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के।
तो देर आर टू थिंग्स, काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी और प्रो साइक्लिकल पॉलिसी। अब काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी जैसा है, मतलब कि जैसा आपका इकोनॉमी चल रहा है उसके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं। तो लेट सपोज आपका इकोनॉमी बहुत ही बूमिंग है, मतलब कि हाई ग्रोथ हो रहा है और इन्फ्लेशन हाई है, तो आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को अपनाओगे और वहां पे क्या करोगे, मनी सप्लाई को डिक्रीज करने का कोशिश करोगे। तो वो कैसे हो सकता है, यदि फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को घटाना पड़ेगा या टैक्स रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है तो ऑब्वियसली वो सरकार करेगा, टैक्स रेट को प्लस माइनस वो कर सकता है, मतलब जैसे इनकम टैक्स के हो गया। लेकिन आरबीआई भी जो बैंक्स को कंट्रोल करता है, दे चेंज सम रेट, बैंक में जो भी रेट्स है आपके, जैसे रेपो रेट की बात होता है, तो उस तरह से वो रेट घटा बढ़ा के इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग जो है घटा बढ़ा सकते हैं। तो जब आपका इकोनॉमी बूम पे है तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे ताकि जो है आप उतना ज़्यादा इजीली जो है पैसे को मार्केट में फ्लो नहीं हो, मतलब कि लोग ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो दे विल नॉट बोरो मच। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग को इंक्रीज कर देते हैं। अब यदि मार्केट रिसेशन में है, मतलब इकोनॉमी आपका रिसेशन में है, मतलब कि लो ग्रोथ है और इन्फ्लेशन भी लो है, तो आप चाहेंगे कि ग्रोथ ज़्यादा हो तो आपको स्टिमुलस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे एज अ गवर्नमेंट या फिर एज एन आरबीआई गवर्नर, आप क्या करोगे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी को अपनाओगे। ठीक है, मतलब क्या है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करोगे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, टैक्स रेट घटा सकते हैं, एंड आरबीआई जो है आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग उसे डिक्रीज करने का कोशिश करेगा थ्रू डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। तो आपके लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यदि प्रो साइक्लिकल पॉलिसी अपनाएं तो यदि इकोनॉमी बूम पे है तो भी आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाते हो, यदि इकोनॉमी रिसेशन पे है तो भी आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक डिसीजंस। तो इन शॉर्ट मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब भी इकोनॉमी रन होता है कोई भी एक्सक्लूसिव नहीं है, सबको साथ में कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब कि गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों साथ में विचार करेगा कि अब हम लोग को बढ़ना कैसे है, और उस हिसाब से डिसीजन लेता है जो भी एग्रीमेंट होता है उसके तहत। बट हम लोग चूंकि इस वीडियो में हमारा डोमेन है मॉनेटरी पॉलिसी, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को। तो इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बेसिक्स आपका क्लियर हो गया होगा। तो लेट अस मूव अहेड। तो यदि हम लोग बात करें जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जो डिसीजन है वो कौन लेता है, दैट इज टेकन बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये आपका फॉर्म कब हुआ था, 2016 में। उस समय क्या था, 2014 में आपका एक उर्जित पटेल कमेटी फॉर्म हुआ था, और उसके एक रिकमेंडेशन में कहा गया था कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनाना चाहिए। सारे क्लॉज नहीं माने थे बट आइडिया दे दिया गया था। उससे पहले भी बहुत सारे कमिटीज ने इसके बारे में बात किया, लाइक 2000 अर्ली 2000s में भी कहा गया था, वाईवी रेड्डी कमेटी थी, वाईवी रेड्डी, ठीक है, यू वुड हैव हर्ड द नेम। देन तारापुर कमेटी हो गया, या फिर पर्सी मिस्त्री कमेटी हो गया। देन यू हैव रघुराम राजन, एंड रघुराम राजन के बाद आपका उर्जित पटेल कमेटी आया, दैट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डिफरेंट थिंग, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को फिर फाइनली फॉर्म कर दिया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो ये क्या है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब क्या है इसका, कि आपका ये एक्ट के तहत आया है, एंड इसका मैंडेट क्या है कि आपका प्राइस स्टेबिलिटी और आपका ग्रोथ ऑफ मतलब इंडियन इकोनॉमी शुड बी इंटैक्ट। ये है कि ये 6 मेंबर कमेटी है। आरबीआई गवर्नर जो है ही हैज़ अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाइज, यदि मतलब कि वोट बराबर का हो गया तो, एंड दे होल्ड ऑफिस फॉर 4 years एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू रीअपॉइंटमेंट, मतलब कौन, मेंबर्स। ठीक है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें 6 लोग हैं। अब 6 लोग कौन है, एक हो गया आपका आरबीआई गवर्नर, एक हो गया आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर, और एक नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आरबीआई बोर्ड। तो ये 3 हो गया आरबीआई के साइड से, और 3 मेंबर जो है आपके सर्च और सिलेक्शन कमेटी के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें कौन कौन रहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आरबीआई गवर्नर तो रहते ही हैं, और 3 एक्सपर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग। फॉर द मोमेंट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास, माइकल देवव्रता पात्रा, एम.के. सागर, असीमा गोयल, शशांक भिड़े, जयंत वर्मा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर दीज नेम्स। इन लोग अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं, एंड यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स, आई जस्ट टोल्ड इट, बट आपको ये जानने की जरूरत नहीं है एट द मोमेंट, क्योंकि यूपीएससी कभी भी ये नहीं पूछेगा कि आरबीआई गवर्नर कौन है या फिर इस कमिटी के मेंबर्स कौन कौन, वो कैसे डिसीजन लेते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली जो है ये आपका साल में 6 बार मिलते हैं, बट यदि बात करें 2020 के फिस्कल ईयर के, तो दे मेट 7 times। तो वो बस ड्यू टू कोविड के कारण से जो भी हो एक बार अलग से बैठना पड़ गया, बट नॉर्मली वो 6 बार बैठ।
आई थिंक मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए इतना काफ़ी है. तो लेट अस मूव अहेड एंड ट्राई टू टेक अ नोट ऑफ डिफरेंट पॉलिसी और डिफरेंट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंट टूल्स, तो एक हो गया आपका क्वांटिटेटिव और दूसरा हो गया क्वालिटेटिव. इनफैक्ट यहाँ लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. यदि हम लोग क्वांटिटेटिव की बात करें तो आपका वॉल्यूम्स की बात होगा. यदि क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं तो मतलब कि दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. ठीक है, मतलब कि इस सेक्टर में हम लोग इतना करेंगे, मतलब कि आप थोड़ा सा परसुएड कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, मतलब कि आप इम्पोज कर रहे हो बेसिकली बिकॉज यू आर द टॉप बॉस. ठीक है, आई मीन बैंक्स तो आरबीआई है, तो दे कैन परसुएड अ लिटिल बिट. यदि क्वांटिटेटिव की बात करें तो यू कैन डिवाइड इट इनटू बैंक रेट या फिर रिजर्व रेशियो जो है आपका सीआरआर एसएलआर. फिर यू कैन फर्दर सेगमेंट इट इनटू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यू ऑल्सो कॉल इट एज LAF. उसके अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो मेनली आता है, बट नाउ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट भी आता है. वी विल सी ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल अभी अगले स्लाइड्स में, तो डोंट वरी अबाउट इट. ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट ऑपरेशन ट्विस्ट या फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या फिर मतलब इसी में से आपको स्टेरिलाइजेशन क्या होता है वो सब आपको बता सकते हैं. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस क्वालिटेटिव टूल्स, तो देर आर डिफरेंट थिंग. यू कैन हैव चेंजिंग market margin requirements, then you have consumer credit regulation, priority sector lending, moral suasion and direct action. तो ये सब आप कर सकते हो. तो let us move ahead and try to understand all these tools थोड़े से डिटेल में. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैंक रेट की. ठीक है, सो बैंक रेट इज दैट रेट थ्रू एट विच RBI इज रेडी टू बाय या फिर वी डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज या अदर कमर्शियल पेपर्स. बस आप ये जान लो. और इसमें क्या है, ये जो आपका बैंक रेट है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, स्पेशली आफ्टर द यूज़ ऑफ, अब हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन है बिटवीन RBI एंड बैंक्स नॉर्मली रेपो से काम चल जाता है. ठीक है, तो बैंक रेट अब तभी यूज़ होता है जब बैंक लेट सपोज फॉल्ट करता है. ठीक है, तो जो पेनाल्टी RBI लगाता है, RBI यदि पेनाल्टी लगा रहा है बैंक्स पे, तो उसमें आपका बैंक रेट यूज़ होता है. अदरवाइज बैंक रेट का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस रहा नहीं है, तो यूपीएससी के भी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है. अब बैंक रेट में क्या है कि कोई कोलेट्रल नहीं देना होता है बैंक को, देयर इज नो रीपर्चेज एग्रीमेंट, और दिस इज स्लाइटली लॉन्ग टर्म मतलब कि रेपो से थोड़ा ज़्यादा होता है. तो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट बैंक रेट. दिस इज अलाइन टू MSF रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट है. तो ये सब बेसिक चीज़ें, बट आई डोंट थिंक यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है, बिकॉज देर इज़ नॉट मच दैट यूपीएससी कैन आस्क, क्योंकि अब इसका रेलिवेंस भी नहीं रहा है उतना. तो वंस इट इज़ नॉट रेलिवेंट उतना ज़्यादा इकोनॉमी के लिए, तो आई डोंट थिंक यूपीएससी भी इतना बॉदर करेगा, क्योंकि आप RBI का कोई एग्जाम तो दे नहीं रहे हो या फिर इकोनॉमी का कोई एग्जाम तो दे नहीं रहे हो जिसमें कि आपको एकदम डेप्थ में घुसना है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीगल रिजर्व रेशियो. ये भी आपका क्वांटिटेटिव टूल है. पहला चीज़ तो आप ये जान लो. इसके अंदर हम लोग दो बातें डिस्कस करेंगे, एक तो CRR क्या है और दूसरा SLR क्या है. सबसे पहले डेफिनेशन से देखते हैं. तो कैश रिजर्व रेशियो वो पार्ट है, मतलब कि वो डिपॉजिट्स है आपका जो कि बैंक को मैंडेटरीली, मतलब कि कंपल्सन है बैंक को कि वो RBI के पास कैश में रखे. तो दिस इज व्हाट CRR इज. जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो वाला डिपॉजिट है जो कि बैंक को एज अ लिक्विड एसेट अपने ही बैंक में रखना पड़ता है. एंड दैट कैन बी कैश, दैट कैन बी गोल्ड, दैट कैन बी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, या फिर कोई भी सिक्योरिटी पेपर है जो भी नोटिफाई किया गया RBI के द्वारा, तो आप उसे भी रख सकते हो. एंड दैट इज काउंटेड एज योर लिक्विड मनी जो कि बैंक में ही रहता है. जो CRR है वो जैसे का तैसे जो है बैंक, मतलब RBI के पास पड़ा रहता है, और उसमें बैंक को कोई मुनाफा नहीं होता है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मतलब कोई इंटरेस्ट गेन नहीं मिलता है. वहीं SLR में as in that money can be used to get some sort of interest for banks. ये जो NDTL है इसके बारे में, मतलब कि दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसके बारे में डिटेल में हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, तो विल नॉट गेट इनटू मच डिटेल वहाँ पे. जो आपका CRR और SLR है दोनों ही आपका फोर्टनाइटली बेसिस पे कैलकुलेट होता है. जैसे कि अभी आपका बैंक में मतलब कि ऐसा बोला गया है कि आपको हर दिन मान लो 1000 रुपये रखना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका हर दिन 1000 होना चाहिए. 30 दिन का एवरेज यदि करोगे तो आपको 30,000 बैंक में होना चाहिए. एक दिन आप 5000 रख सकते हो, एक बार 10,000 रख सकते हो, एक दिन 0 रख सकते हो. इस तरह से दैट कैन वेरी, बट ऑन एन एवरेज आपका उतना मेंटेन होना चाहिए. तो आपका 15 डे एवरेज जो है वो CRR मेंटेन होना चाहिए. कभी प्लस माइनस थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकता है.
अब यदि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया उसे हम लोग देखें तो यदि मान लो CRR का रेट 6% है, ये 1,000 रुपये एक कस्टमर श्याम है वो डिपॉजिट करता है, तो इसमें से अब 60 रुपये जो है वो RBI के पास जब्त हो जाएगा और 940 जो अमाउंट है वो बैंक यूज़ कर सकती है किसी और को लोन देने में या कुछ भी काम के लिए। सिमिलरली SLR की बात करें तो यदि 1,000 रुपये का डिपॉजिट बैंक में आया तो यदि 20% SLR का रेट है, में जो 1,000 रुपये में से 200 रुपये जो है उसका कैश, गोल्ड, जिसे कुछ भी रहे वो रहना चाहिए, और लिक्विड मनी जो बैंक यूज़ कर सकता है दैट इज़ 800, ये आपका फिर थर्ड पर्सन किसी को भी वो कुछ भी दे सकता है, कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है। वन मोर थिंग टू नोट इज यदि CRR या SLR दोनों ही बढ़ गया दैट मीन्स बैंक के पास उतना पैसा कम है, लिक्विडिटी कम है। कहने का मतलब यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जैसे आप एग्जांपल में देखो 1,000, ठीक है, यदि CRR बढ़ के 8% हो जाता है तो अब 1,000 का 8% कितना हो गया, 8 पर 100 यानी कि 80 रुपये। तो अब यहाँ पे 920 ही बचेगा जिसे वो कोई और काम के लिए यूज़ कर सकता है, बाकी वो RBI में दे देगा। सिमिलरली यहाँ 20% से बढ़ के यदि हम 30% कर दे तो अब 1,000 में से 300 रुपये का जो है ये आपका जो भी है मतलब कैश, गोल्ड, जिसको कि बैंक्स यूज़ नहीं कर सकता, वो 700 रुपये को फिर यूज़ करेगा कोई और काम के लिए, मतलब कहीं और पैसा उसे लगाएगा ताकि और इंटरेस्ट आ पाए या किसी को लोन दे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट नोट। तो विल टॉक अबाउट दिस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अगेन अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ RBI. What it does is it allows bank to borrow money through a repurchase agreement. अब यहाँ पे क्या होता है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो वी शुड नो कि कैसे आया था ये। तो ये आया था आपका नरसिम्हन कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के रिकमेंडेशन के बाद या आउटकम के बाद आप कह सकते हो 1998 के बाद। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फिर इम्पोर्टेंटली, इट्स सिंपल ऑब्जेक्टिव इज टू मैनेज लिक्विडिटी एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू द इकोनॉमी। मतलब आपको लिक्विडिटी को मैनेज करना है और दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। और कैसे करना है, तो बैंक्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप पैसा बोरो कर सको, कैसे, रीपर्चेज एग्रीमेंट के साथ। ये आपको बस ध्यान रखना है। अब इसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं रेपो, रिवर्स रेपो की। तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वैसा रेट है जिस रेट पे कोई आपका कमर्शियल बैंक जो है वो RBI से पैसा उठा सकती है, या फिर उल्टे शब्दों में कहें तो रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, मतलब कि RBI लेंड कर रहा है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, यदि आपके पास शॉर्टेज है, शॉर्टेज नहीं होगा तो कोई क्यों लेगा। यदि हम लोग रेपो रेट की बात करें तो एन इंक्रीज इन रेपो रेट मीन्स कमर्शियल बैंक हैज टू पे मोर इंटरेस्ट फॉर द मनी लेंड टू देम। यदि रेपो रेट आपका इंक्रीज हो गया तो इंटरेस्ट बढ़ गया, तो दैट मीन्स इट विल बी डिफिकल्ट टू बोरो। तो इस तरह से इफेक्ट होता है आपका कौन कौन सा रेट। फिर उसके बाद आप मान लो होम लोन लोगे या फिर पर्सनल लोन लोगे या कोई भी लोन ले रहे हो, EMI ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो आपका रेट बढ़ गया तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो दैट इज़ व्हाट रेपो रेट चेंज होने से क्या क्या अंतर हो सकता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें रिवर्स रेपो की, तो ये ठीक रेपो का उल्टा है। रिवर्स रेपो में क्या होता है, इसमें वो वैसा रेट है जिसपे बैंक कैन कीप द एक्सेस लिक्विडिटी विथ RBI। यदि मान लो बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो गया तो वो RBI को दे देता है और RBI उसे एक प्री डिटरमाइंड रेट के साथ उसे बोरो उसे मतलब कि बाय कर लेता है। तो और ये रेट जो है आपका रेपो रेट से थोड़ा सा कम होता है। ऑब्वियसली कम होना भी चाहिए क्योंकि आपका एक्सेस लिक्विडिटी को RBI वापस से ले रहा है, तो ऑब्वियसली इसका रेट उससे थोड़ा कम होगा। तो रेपो रेट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यदि एक बात नोट करोगे तो रेपो रेट जो आपका कब यूज़ होता है, रेपो रेट इज़ यूज्ड टू रेगुलेट लिक्विडिटी की मार्केट में कितना, इकोनॉमी में कितना पैसा रखा जाए। ठीक है, वही रिवर्स रेपो किस लिए यूज़ होता है, टू कंट्रोल या चेक द कैश फ्लो इन द इकोनॉमी। ठीक है, यदि ज़्यादा पैसा हो गया तो उसे बोलता है बैंक्स को कि आप RBI में डाल दो, हम आपको कुछ इंटरेस्ट में पैसा दे देते हैं। फिर यदि रिवर्स रेपो का यूज़ क्या है, कोई मेरे से पूछ रहा था, तो लाइक इफ़ यू सी यदि इन्फ्लेशन ज़्यादा है मार्केट में तो क्या होगा कि आप रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करोगे तो इससे क्या होगा, आप इंकरेज कर रहे हो बैंक्स को, जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो आप डिपॉजिट करवा रहे हैं RBI को और उसको रिटर्न मिल रहा है। तो इससे क्या हो गया, एक्सेस जो आपका मनी है इकोनॉमी में वो आपके पास आ जा रहा है एंड दैट RBI इज एबल टू एब्जॉर्ब। तो इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है इन्फ्लेशन को। तो जो एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट में उसे RBI अपने पास ले लेता है। तो दैट इज अबाउट रेपो एंड रिवर्स रेपो। फिर इसके बाद यदि हम लोग बात करें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, तो ये क्या है,
ये आपका है अगेन मतलब कि आरबीआई का एक टूल है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी का ही एक टूल है, वेयर क्या होता है कि जो आपका कमर्शियल बैंक्स है वो आरबीआई को अप्रोच करते हैं एंड दे वांट सम फंड्स रात भर के लिए, क्योंकि उनको कुछ पैसा घट जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, दे मतलब कि ये वैसा वाला पैसा है वेयर दे कैन डिप इनटू देयर एसएलआर लिमिट। ऑब्वियसली मतलब कि दैट इज समथिंग लाइक 1 to 2%, मेरे को भी एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है, आई थिंक इट इज 2%, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये परसेंटेज से बहुत ज़्यादा फर्क हमें पड़ता नहीं है। वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ये आपका जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो यूज़ कब होता है, दिस इज डन व्हेन इंटर बैंक लिक्विडिटी जो है वो पूरा ड्राई कर जाता है, मतलब कि ड्राई अप हो जाता है। तो और आपको अर्जेंट नीड ऑफ कैश है, तो आप क्या करते हो, आरबीआई के पास जाते हो और आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को यूज़ करके शॉर्ट टर्म का एक लोन ले लेते हो। एंड ये क्या है, ओवरनाइट यूज़ होता है इसका, ओवरनाइट आप अवेल करते हो एंड यू कैन डिप इनटू द एसएलआर लिमिट। तो आरबीआई यूजेस दिस टूल टू रेगुलेट क्या, सप्लाई ऑफ फंड्स एंड टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ डिपोजिटर्स। वो सबसे अटमोस्ट है, आपका 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था कि नॉर्मली आपका 1 to 2% ऑफ एसएलआर होता है, अगेन परसेंटेज पे जाना नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं, आजकल एक नया टर्म आ गया है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो। तो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो, तो यहाँ पे 3 वर्ड है, टारगेटेड, लॉन्ग टर्म और रेपो। देखो नॉर्मल रेपो ऑपरेशन जो होता है तब क्या होता है, आरबीआई जो है बैंक्स को पैसा देता है, सबसे पहला चीज़ तो आप ये जान लो, तो दैट इज़ व्हाट इज़ रेपो। अब यदि हम लोग लॉन्ग टर्म रेपो का बात करें, मतलब हम लोग अभी एलटीआरओ का बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, आप पैसा जो है आरबीआई बैंक को ही देता है, दैट इज़ फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब मोर देन अ ईयर का आप बात समझ लो। तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म रेपो। तो आपको इतना तक समझ में आ गया लॉन्ग टर्म रेपो। अब हो गया, इसमें टी लगा देते हैं, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो। तो अब जब ये टारगेटेड वर्ड यूज हो रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप स्पेसिफिक सेगमेंट को पैसा दे रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये लेंडिंग है फिर स्पेसिफिक सेक्टर को बोलता है, आरबीआई बोलता है बैंक को कि ये पैसा तो हम देंगे बट दैट शुड बी यूज्ड to provide liquidity to specific sectors। तो that is what is important। तो targeted long term repo से आपको अब समझ में आ गया होगा, लाइक मतलब कि आरबीआई बैंक को बोलता है कि स्पेसिफिक सेक्टर लाइक एनबीएफसीज या फिर रियल स्टेट या मेटल सेक्टर या फिर पावर सेक्टर या ऑटोमोबाइल सेक्टर या कहीं पे भी स्पेसिफिक, या फिर एमएसएमई में कहीं पे भी कुछ पैसा देना है, कुछ भी मतलब कि स्पेसिफिक जगह गाइड कर देगा कि आपको इस तरफ को आपको पैसा देना है। तो दैट इज व्हाट इज टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो। जब आरबीआई जो है लेंड करता है थ्रू एलटीआरओ या फिर टीएलटीआरओ, इट लेंड्स एट अ रेट अबव द रेपो रेट, ठीक है, मतलब कि रेपो प्लस स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड जो डिसाइड होता है वो ऑक्शन के थ्रू होता है एंड इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल रेट। तो बस इतना जान लो कि वो रेपो से ज़्यादा होता है और रेपो के ऊपर जो लगता है एक्स्ट्रा, तो दैट इज कॉल्ड एज स्प्रेड। तो बस इतना ध्यान रखो, ये हो गया टारगेटेड। सिमिलरली एक टर्म है फिक्स्ड लॉन्ग टर्म रेपो, तो वो बेसिकली एट रेपो रेट देता है। तो बस इतना जान लो उसमें। उसके बाद अभी न्यूज़ में था दैट वाज ऑन टैप एलटीआरओ, ऑन टैप एलटीआरओ। तो इसमें क्या होता है कि जब ऑन टैप बोल रहा है तो दैट मीन्स आरबीआई जो है वो ऑक्शन नहीं करेगा टू गिव मनी टू द बैंक्स, कोई पर्टिकुलर दिन मतलब कि ऑक्शन नहीं कर रहा है। बैंक्स कभी भी आरबीआई को अप्रोच कर सकता है एंड दे कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई थ्रू दिस एलटीआरओ, जो भी मतलब कि कमर्शियल बॉन्ड हो गया, कमर्शियल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हो गया, जो भी स्पेसिफिक सेक्टर्स का हो गया, ये मतलब कि ऑन टैप टारगेटेड एलटीआरओ, उस तरह का लिक्विडिटी अवेल कर सकता है बैंक, किसी भी दिन आरबीआई को अप्रोच कर सकता है जब भी ये स्कीम चालू है। तो दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज़, अभी रिसेंटली आया था। तो ऑन टैप लॉन्ग टर्म रेपो रेट का मतलब यही है। तो दिस यू शुड अंडरस्टैंड। यदि मान लो प्रीलिम्स में आता है कुछ सवाल, तो यू कैन एटलीस्ट टिक इट, मतलब कि यदि आपको दिखेगा तो यू विल बी एबल टू मार्क इट करेक्टली। और ऐसे भी मतलब यूपीएससी हैज़ द टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा, एंड सिंस ये नया टर्म है तो हु नोज दिस कैन बी देयर इन दिस ईयर्स पेपर। तो बेसिकली अगेन मतलब कि ऑन टैप एलटीआरओ का मतलब यही है कि बैंक्स विल गिव मनी टू कंपनीज स्पेसिफिक सेक्टर में, मतलब कि टारगेटेड सेक्टर में, एंड कैसे करेगा, उनका डेट पेपर्स खरीद लेगा एंड इस तरह से काम चलता रहता है। तो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, फिक्स्ड एलटीआरओ एंड ऑन टैप एलटीआरओ। आई थिंक आई हैव कवर्ड इट थॉरली। तो
I don't think you have to go beyond and read anything else regarding these quantitative tools. So in fact monetary policy इसके बाद आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो when you talk about open market operations, तो ये भी आपका एक क्वांटिटेटिव टूल है. तो ये क्वांटिटेटिव टूल है जिसमें कि आपका अगेन परचेज और सेल हो रहा है किसका, सिक्योरिटीज का. किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा. यानी कि आरबीआई जो है आपका सेल और परचेज कर रहा है सिक्योरिटीज का. अब वो क्यों कर रहा है, सो दैट मार्केट में कितना पैसा रहे या ना रहे वो कंट्रोल कर सके. तो यहाँ पे इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत, इट इज नॉट टू सपोर्ट गवर्नमेंट आई मीन बट टू मैनेज द लिक्विडिटी एंड ऑल्सो इन्फ्लेशन. तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, मतलब लिक्विडिटी मैनेज करेंगे और एक मार्केट में इन्फ्लेशन को मैनेज करेंगे सो दैट प्राइस बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल ना रहे, प्राइस बहुत ज़्यादा इधर उधर ना हो, प्राइस बहुत ज़्यादा राइज ना करे, स्टेबल और स्टेबिलिटी रहे मार्केट में. तो दैट इज़ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर मॉनेटरी पॉलिसी. और उसी के तहत यदि मतलब कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आता है, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली वही है. तो अब यदि हम लोग बात करें ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, तो वी शैल टॉक अबाउट टू थिंग्स जो बचा हुआ है. आई थिंक वन इज ऑपरेशन ट्विस्ट, दूसरा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो है पुराना नाम है. आई थिंक यूएस ने सबसे पहले इसे लाया था, मतलब कि इसे यूज़ किया था. तो वी विल नॉट गेट इनटू द हिस्ट्री ऑफ इट, बट आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. व्हाट इज ऑपरेशन ट्विस्ट? तो बेसिकली दिस इज साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इसमें क्या होता है कि आपका आरबीआई जो है शॉर्ट टर्म बॉन्ड को सेल कर देता है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड को परचेज कर देता है टू इंश्योर कि आपका जो यील्ड कर्व है वो आपका उल्टा हो जाए. तो यदि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो सप्लाई आपका इंक्रीज कर जाएगा, प्राइस डिक्रीज कर जाएगा, और प्राइस डिक्रीज किया जहाँ तो आपका बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है. सिमिलरली यदि आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को परचेज कर रहा है, दैट मीन्स डिमांड आपका काफ़ी इंक्रीज है, प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है, और यदि प्राइस बॉन्ड का इंक्रीज हो गया तो यील्ड आपका क्या है, डिक्रीज कर रहा है. तो ये आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट. लेकिन ये आखिर में आया कैसे और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अब यदि हम लोग थोड़ा पीछे चले जाएं तो क्या हो रहा था कि बैंक्स वेयर रिलक्टेंट टू लेंड मनी टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, क्योंकि आपका एनपीए और बैड लोन्स का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था. तो अब क्या हो रहा था कि कॉर्पोरेट के पास उतने पैसे आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि बैंक्स उतना लोन नहीं दे रहे थे, क्योंकि डरे हुए थे कि एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा. बट लेकिन यदि कॉर्पोरेट को पैसा नहीं मिलेगा तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. तो हो क्या रहा था कि अब उनके पास पैसा नहीं है तो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उतना इंडस्ट्री नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं होगा तो उतना जॉब क्रिएट नहीं होगा, जॉब क्रिएट नहीं होगा तो आपका जीडीपी कैसे ग्रो होगा. तो सरकार चाहता था कि कॉर्पोरेट्स के पास पैसा आए, तो कॉर्पोरेट्स के पास पैसा आएगा तो ऑब्वियसली एज आई सेड मतलब कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो इंडस्ट्री में मतलब इंडस्ट्री डेवलप करने का कोशिश करेगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, और अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज करेगा, मतलब आपका इकोनॉमी आगे बढ़ता रहेगा, ग्रीन जोन में जाता रहेगा. तो अब आरबीआई को ये थोड़ा खटक रहा था कि अब कॉर्पोरेट के पास पैसा कैसे आए. तो आरबीआई डिसाइडेड टू टेक सम स्टेप्स. तो वो बोले कि यदि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है उसका यील्ड को यदि हम डिक्रीज कर दें तो शायद हमारा काम बन जाएगा. उससे क्या होगा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लोग फिर खरीदने लगेंगे. अभी क्या है कि यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यील्ड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मतलब कि लोग रिलक्टेंट रहेंगे कि यदि मेरे को उतना इंटरेस्ट वहीं मिल रहा है, उतना पैसा वहीं से आ जाएगा जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑब्वियसली वेरी सेफ क्योंकि आपका सॉवरेन बॉन्ड है बेसिकली. तो ऑब्वियसली फिर मतलब कि थोड़ा सा एकदम मार्जिनल ज़्यादा होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड में, तो वो ख़रीदना नहीं चाहेगा कोई. आरबीआई ने सोचा कि चलो इसका यील्ड थोड़ा कम कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक जब यील्ड कम होगा तो फिर लोग जो है इन्वेस्ट करेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड की तरफ देखेंगे और उसे खरीदने की कोशिश करेंगे. लेट सपोज, चलो मैं एग्जांपल से एक बताता हूँ. यू हैव अ बिग कॉर्पोरेट, लेट सपोज मुकेश अंबानी को ले लो या अदानी को ले लो या फिर टाटा बिरला कोई भी ले लो. तो दे हैव अनाउंस्ड अ कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड वो बोल रहे हैं कि आप मेरे कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीदो, मैं क्या करूँगा इसमें से कुछ इंटरेस्ट रेट आपको दूंगा, और ये पैसा को मैं क्या करूँगा, इससे मैं नया नया फैक्ट्री बनाऊंगा, बहुत सारे जॉब्स आएंगे और आपका इकोनॉमी ग्रो करेगा और हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे. बट इन्वेस्टर को यहाँ पे दिख रहा है, मान लो कि ये बॉन्ड जो है आपका अडानी अंबानी वाला वो 7% पे था, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है लेट सपोज जो उसका यील्ड है वो आपका 6.75% है, 6.8% है. तो 6.8% और 7% में बहुत अंतर नहीं है. तो इन्वेस्टर्स क्या बोलेंगे, देखो मेरे को तो अभी 6.8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में मिल रहा है, तो हम आपके में 7% क्यों लगाए, जब ये मेरे को सेफ है और मेरे को तो अपने पैसे से मतलब है,
आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट योर डेवलपमेंट, आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई मनी, और वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं आप आई एम वेरी सॉरी, आई नो यू हैव नोबल इंटेंशंस, बट स्टिल आई कैन नॉट गिव यू माई मनी फॉर दिस पर्पस। तो अब क्या किया आरबीआई ने, आरबीआई धीरे धीरे क्या किया कि आपका जीसेक जो लॉन्ग टर्म था उसे बाय करने लगा, उसका डिमांड राइज हुआ। तो अब उससे क्या हुआ कि आपका प्राइस बढ़ गया बॉन्ड में। अब यदि बॉन्ड में प्राइस बढ़ गया तो यील्ड घट गया। अब यदि यील्ड घट गया तो मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है थोड़ा सा जो अट्रैक्टिव था वो थोड़ा अट्रैक्शन कम हुआ लोगों का। यदि लोगों का अट्रैक्शन इधर से कम हुआ तो पैसा तो उनके पास अभी भी उतना है, वो चाहेंगे मेरा प्रॉफिट कहीं से हो। तो अब यहाँ पे जब डिक्रीज कर गया बॉन्ड यील्ड, तो अब जो है वो मतलब कि अगेन दे विल लुक आफ्टर द बॉन्ड्स ऑफ अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, जो भी कॉरपोरेट बॉन्ड्स थे वो उसकी तरफ नज़र फेरेंगे कि चलो भाई अब तो लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके आज इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो दे पुट देयर मनी इन दोज कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो दिस इज व्हाट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से आरबीआई इसे टैकल किया। तो वापस यदि हम लोग ऑपरेशन ट्विस्ट पे आए तो अब क्या है, तो आरबीआई जो क्या किया ना, दे सोल्ड शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। शॉर्ट टर्म का बॉन्ड है मतलब लेट्स सपोज लेस देन 1 ईयर, तो अराउंड 10,000 करोड़ का मतलब कि बॉन्ड्स था मान लो शॉर्ट टर्म, जो अभी अभी रिसेंटली हुआ था। तो वहाँ पे क्या किया आरबीआई सोल्ड दो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को वो खरीद लिया। मतलब कि क्या किया, शॉर्ट टर्म बॉन्ड को बेचा और लॉन्ग टर्म बॉन्ड को खरीद लिया, क्योंकि उस समय ऐसा था कि आपका शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स सफिशिएंट थे और लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो है वो अट्रैक्टिव नहीं थे। देखो बेसिक ऑब्जेक्टिव वही था जो मैं बताया कि टू मेक बोरोइंग चीपर फॉर कॉरपोरेट्स थ्रू बॉन्ड मार्केट एंड बेटर मॉनेटरी ट्रांसमिशन हो जाए। तो इसलिए ये ऑपरेशन किया गया था सो दैट जनता के पास पैसा रहे, मतलब जनता जो है मतलब कॉरपोरेट बॉन्ड्स खरीदे और इन्वेस्टमेंट हो और मतलब कि खूब सारे नौकरी डेवलप हो, खूब सारा एम्प्लॉयमेंट हो, खूब सारा पैसा रहे और इंडिया का ग्रोथ होता रहे। बस यही मुद्दा था। तो इस कारण से ये ऑपरेशन ट्विस्ट किया गया था। तो यदि ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें तो अगेन मतलब अब हम लोग बात करते हैं मार्केट, अब हम लोग ऑपरेशन ट्विस्ट देख लिए तो अब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जैसे कि आपका यहाँ पे सेल भी किया और परचेज भी किया ऑपरेशन ट्विस्ट में। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम लोग दोनों कर सकते हैं। तो लेकिन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो इसमें क्या है, हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रहे हैं। अब इट कैन बी G-Secs, टी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी एक्सेस लिक्विडिटी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम बेच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसे हम अपने पास ला रहे हैं और मार्केट से पैसा बेसिकली छीन रहे हैं ताकि मार्केट स्टेबलाइज हो पाए, जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसे कंट्रोल कर पाए। अगेन यदि इसके बारे में देखा जाए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, तो व्हाट इज दिस इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल जो कि आपका क्वांटिटेटिव टूल है एंड ये आपका आरबीआई क्या करता है, इससे आपका मनी सप्लाई को मैनेज कर रहा है इन द इकोनॉमी। जो ये आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, इसके तहत जो भी मनी आपका रेज हो रहा है दैट इज केप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट, MSS अकाउंट बोलते हैं, बट अगेन दिस इज बियॉन्ड आवर स्कोप, मतलब कि यूपीएससी में इतना घुस के नहीं पूछता। दिस मनी इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम, मतलब कि आपका गवर्नमेंट इसको यूज करके एक्सपेंडिचर नहीं कर देगा देश के डेवलपमेंट के नाम पे। दैट विल बी देयर। इंटरेस्ट इज पेड ऑन दीज सिक्योरिटीज एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2004। तो ये बस बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। यदि इसके बारे में थोड़ा सा पीछे जाएं तो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में, तो उस समय क्या हो रहा था कि इंडिया में देयर वाज ह्यूज कैपिटल इनफ्लोज। अब उससे क्या हो रहा था, रूपी अप्रिशिएट कर रहा था। यदि इसके बारे में आई थिंक रूपी अप्रिशिएशन का देयर इज अ स्लाइड, हाँ ये स्लाइड, तो इससे हम लोग स्टेबलाइजेशन पॉलिसी को भी समझ लेंगे। ठीक है, हो क्या रहा था कि यू हैड लॉट ऑफ कैपिटल इनफ्लोज, मतलब कि इंडिया में हो रहा था। अब इससे क्या होता कि रूपी का डिमांड बढ़ रहा था, वैल्यू ऑफ रूपी बढ़ गया था। दैट मीन्स आपका रूपी में अप्रिसिएशन था, रूपी में अप्रिसिएशन था और साथ में अब इन्फ्लेशन था, डिमांड बहुत था, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था। अब यदि रूपी बढ़ रहा है, रूपी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो दैट इज नॉट गुड, नॉट अ गुड एग्जाम्पल फॉर एक्सपोर्ट्स। मतलब एक्सपोर्ट्स, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा दिक्कत होने लगता है बिकॉज इट मेक्स एक्सपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव। तो अब आरबीआई क्या बोला, हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए। तो आरबीआई जो है फॉरेन करेंसी मार्केट में घुस गया और बोला कि आई विल ट्राई टू इंटरवेन। तो वो कैसे इंटरवीन करेगा, तो दे स्टार्टेड बाइंग डॉलर्स। ऑब्वियसली किससे बाय करेगा, इंडियन रुपी से ही करेगा।
टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज एंड दस डीवैल्यू द करेंसी। ठीक है, अब इसलिए रुपी से बहुत ज़्यादा यूएस डॉलर को खरीद लिया। अब इससे क्या है कि लिक्विडिटी आपका बढ़ गया, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गया, एंड ऑब्वियसली यदि रुपी बहुत ज़्यादा है मार्केट में तो इन्फ्लेशन होने का चांस है। तो अब इसको कॉम्बैट करने के लिए, मतलब कि इसको सुधारने के लिए क्या किया, आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू किया, सो दैट जो आपका एक्सेसिव लिक्विडिटी है मार्केट में वो जो है खींच ले उसे। तो दिस इज़ व्हाट आरबीआई का स्टेप है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एफपीआई इनफ्लो बढ़ा, आरबीआई केप्ट डॉलर इशूज रुपी, अमाउंट ऑफ रुपी इंक्रीजेज इन डोमेस्टिक मार्केट। तो आरबीआई क्या किया, दे स्टार्टेड टू सेल डोमेस्टिक एसेट्स लाइक G6 ऑफ द सेम वर्थ। इससे क्या हुआ, आपका एक्सेस मनी एब्जॉर्ब हुआ और मनी सप्लाई इन डोमेस्टिक मार्केट जो है वो कांस्टेंट रहा। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं साइड से बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। इस तरह से आपका जो है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो था वो आपका कवर्ड है, एज इन जो भी हो रहा था, और स्टेबलाइजेशन को भी हमने समझा दिया है। बट अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब इतना पे आ ही गए हैं तो लेट्स डिस्कस दिस। जो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहा था सरकार, ये वाला पार्ट जो है आपका, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आपका लिमिटेड स्टॉक्स था सिक्योरिटीज़ का, अब जो है आरबीआई रैन आउट ऑफ दीज रेगुलर G6। इसी कारण आपका एमएसएस आया था 2004 में। तो उस समय क्या हुआ, फिर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के तरफ से कि आप G6 जो आप इशू करोगे इतने नंबर से ज़्यादा नहीं कर सकते। एक सीलिंग लगा दिया कि आप इससे ज़्यादा G6 को इशू नहीं करोगे। हालांकि ये जो सीलिंग की बात कर रहे हैं G6, जो नंबर ऑफ G6 है वो अब उसका नंबर जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया है। पहले 0.3 लाख करोड़ का G6 बेच सकता था, अब ₹6 लाख करोड़ का कर दिया है वो। तो दिस सीलिंग हैज़ बिन इंक्रीज्ड ऑन दी सिक्योरिटी इशूड बाई आरबीआई अंडर एमएसएस, मतलब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो ये इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये बेसिकली कब किया गया था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया था बैंक्स के पास, तो एक्सेस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए वो ऐसा किया। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ आपका, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, बैंक्स वे फ्लश विद देयर एक्सेसिव लिक्विडिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था। तो आरबीआई जो है इनिशियली बोला बैंक्स को कि इसे कैश रिजर्व रेशियो में हम लोग रखेंगे, ठीक है, लेकिन बैंक्स वाले भी थोड़ा परेशान थे कि कैश रिजर्व रेशियो में तो मुझे कोई इंटरेस्ट मिलना नहीं है। तो आरबीआई ने भी थोड़ा सा बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, हम लोग एमएसएस यूज़ करेंगे, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो एमएसएस बॉन्ड्स जो हैं बैंक्स के पास, तो उसे एसएलआर में भी काउंट करने लगे। तो जो भी पेपर्स है कमर्शियल, जो भी पेपर्स है, मतलब जो भी बिल्स है जो भी एमएसएस के अंडर इशू हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। तो दैट इज़ इशूड थ्रू ऑक्शंस जो कि आरबीआई कंडक्ट करता है। एंड आरबीआई जो है मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड जो है एमएसएस बॉन्ड जिसे बोलते हैं, तो आरबीआई डिसाइड्स द टेन्योर, अमाउंट, टाइमिंग, कब इशू करना है कब नहीं करना है, एंड नॉर्मली इट इज़ लेस दैन 6 मंथ। एंड इसे खरीदता कौन है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंक्स वगैरह। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर क्वांटिटेटिव टूल्स। तो वी हैव डिस्कस थॉरोली जो भी टूल्स थे आपके, आई मीन दैट इंक्लूडेड बैंक रेट, लीगल रिजर्व रेशियो जिसके तहत हम लोगों ने बात किया, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, देन यू हैड एलएएफ जिसके अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एंड लॉन्ग टर्म रेपो रेट, टारगेटेड, फिक्स्ड, ऑन टैप, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड। फिर यदि हम लोग बात करें ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, तो देयर वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑपरेशन ट्विस्ट और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स की। तो वी हैव कवर्ड दिस क्वांटिटेटिव पार्ट थॉरोली। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो लेट अस बिगिन। एज वी नो, एज इन क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव में तो हमें पता ही है, बेसिकली क्वांटिटेटिव इज वॉल्यूम से कंट्रोल करता है, और क्वालिटेटिव मतलब कि आपको थोड़ा गाइडलाइंस देता है, थोड़ा परसुएड करता है, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहला जो है दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, चेंजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट भी इसे बोलते हैं, या फिर इसे लोन टू वैल्यू भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है बैंक को बोलता है कि आप लोन तो दोगे लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में दोगे, जो भी वैल्यू है कोलेट्रल का उसका लिमिटेड परसेंटेज दोगे। लेट सपोज आपका कोलेट्रल का वैल्यू है 1 लाख, तो आप 80,000 का ही लोन दोगे या 70,000 का ही दोगे। तो इस तरह का कुछ कुछ अड़चन डाल देता है ताकि उतना ही पैसा जाए जितना रिक्वायर्ड है। सेगमेंट में बांट देता है कि मतलब कि इस सेगमेंट को आप इतना ही दे सकते हो, या समथिंग लाइक दैट। मतलब कि बोल देगा गाड़ी वाले लोन में आप इतना ही दोगे, मतलब कि 80%। फिर बोल देगा आपका यदि वो घर ले रहा है तो आप बोल दोगे ठीक है चलो 85 दे देना, या समथिंग लाइक दैट।
तो वी आर नॉट गेटिंग इन टू दोज डेप्थ में, डिटेल्स में, बट आपको लॉजिक सारा समझ में आना चाहिए एंड क्या हो रहा है क्या नहीं, ताकि आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है उससे आप सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ से आई थिंक यदि लोन टू वैल्यू या फिर चेंजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट या मार्जिन रिक्वायरमेंट या इस तरह का कुछ आता है, यू विल बी एबल टू आंसर, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कुछ भी नाम दे सकता है, तो शुड नॉट गेट कंफ्यूज। तो बेसिकली सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, तो ये आपका निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यदि हम लोग निगेटिव की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कोई जो इंडिविजुअल है वो जो है एक प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट से ज़्यादा नहीं ले सकता है, मतलब कि लोन, तो एक सीलिंग लगा देता है बेसिकली कि अब इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। तो ये हो गया आपका निगेटिव साइड में। यदि पॉजिटिव साइड की बात करें, जैसे कि अभी रिसेशन हुआ था, मतलब कि या फिर आपका कोविड के समय क्या हुआ, तो किसी के पास पैसा नहीं था, तो सरकार बोल दिया कि चलो अभी ईएमआई इंस्टॉलमेंट को रोक दो, ताकि मतलब कि वो जो पैसा बचेगा उससे लोग अपना घर में कुछ खरीद सके, मतलब कुछ भी कंज्यूम कर पाए, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा पैसा कम है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव साइड। यदि हम लोग एग्जाम्पल का बात करें, तो यदि निगेटिव एग्जाम्पल की यदि बात करें, तो यू हैड सम स्कीम्स, मतलब कि 1960s में लेट सपोज यू हैड दिस क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम। अब इसमें क्या हो रहा था, यदि किसी इन्वेस्टर यदि 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया मांगा, तो बैंक्स को परमिशन लेना पड़ता था आरबीआई से कि भैया हमसे इतना ज़्यादा लोन मांग रहा है, दे या नहीं दे। जब तक आरबीआई अप्रूव नहीं करेगा तो यू कुड नॉट गिव इट, मतलब कि एक कंट्रोल लगा रखा था आरबीआई ने कि आप कोई भी बैंक इससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकता किसी पर्सनल इन्वेस्टर को। इस तरह के जो भी क्लॉज है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। उसके बाद यदि बात करें तो एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए जो भी बाकी सारे लोन्स थे वो सबको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 1970s में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि एक सीलिंग लगा दिया था कि इससे ज़्यादा लोन्स नहीं होंगे। तो ऑल्दो मतलब कि कुछ लूप होल्स थे, इस कारण से ये सब सक्सीड नहीं हुआ, बट इस तरह का क्रेडिट कंट्रोल, जो मुद्दे की बात है, क्रेडिट कंट्रोल जो है आरबीआई वो लगा सकता है एंड बैंक को कंट्रोल कर सकता है इस तरह से। फिर जो पॉजिटिव जैसे हम लोगों ने बात किया, तो बेसिकली वही ईएमआई वगैरह जो भी इंस्टॉलमेंट है, आप टीवी फ्रिज व्हीकल्स यदि कुछ लिए थे और आपके पास पैसा कम है और ऐसा इकोनॉमी का सिचुएशन है कि रिसेशन में है, तो आरबीआई समटाइम्स लेंड्स अ हेल्पिंग हैंड टू सच काइंड ऑफ पीपल। अभी कोविड के समय एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, लोग के सैलरी कम हो गए थे ऑफिस में, या फिर काफ़ी सारे इश्यूज फेस हो रहे थे और लोगों के पास पैसा कम था, नौकरी चला गया था, तो आरबीआई भी रिलैक्स किया था नॉर्म्स, बोला कि जो भी आपका ईएमआई है वैसे का वैसे रहेगा एंड यू डोंट हैव टू पे इट। अभी 4-5-6 महीने के लिए मॉरेटोरियम लगा देते हैं, तो उसके अभी आपको बैंक तंग नहीं करेगी, बाद का उसके बाद देख लेना। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो अगला जो टूल्स है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जैसे हम लोग बात करें तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी बेसिकली वही है, लेकिन उसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो यदि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, आरबीआई जो है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए एक कोटा फिक्स कर देता है। डिफरेंट सेक्टर्स के लिए क्या कर रहा है, एक कोटा फिक्स कर दे रहा है। लाइक एग्रीकल्चर के लिए 18% था, माइक्रो इंटरप्राइजेस है तो 7.5%, वीकर सेक्शंस को 10%, देन और उसके अलावा कुछ है तो डिफरेंट प्रायोरिटी सेक्टर को 40% देना पड़ेगा बैंक्स को। तो दीज आर सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, जो कि मतलब कि एक कोटा फिक्स कर देता है कि इससे ज़्यादा आप इस सेक्टर को नहीं दे सकते, या फिर इतना तो आपको मिनिमम देना ही है, इस तरह के बातें चलता है। तो अब इसमें डिफरेंट सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो लाइक एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और एक्सपोर्ट्स। तो इस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स को मतलब कि आपको लोन देना है, ये कंपलसरी है आरबीआई के लिए, बैंक्स के लिए, ऐसा आरबीआई इन्हें मैंडेट दे देता है। और इसमें हम लोग क्या जान सकते हैं कि जो भी कमर्शियल बैंक्स है, लेट सपोज जो भी इंडिया के डोमेस्टिक बैंक्स है या फिर कोई फॉरेन बैंक्स है जिसका कि साइजेबल प्रेजेंस है, मतलब है कि 20+ ब्रांचेस है, तो बेसिकली उसको 40% जो भी आपका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, इस टर्म को हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिकली जितना भी आप क्रेडिट दे रहे हो तो उसका 40% आपको देना पड़ेगा इस सेक्टर को। उसके बाद जैसे रिजर्व बैंक बोल रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक्स है, आरआरबीज है, कॉर्पोरेट बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, तो उनको 75% ऑफ दिस एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जिसको बोलते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है। तो दीज आर सम ऑफ द गाइडलाइंस दैट आरबीआई हैज़ फॉर द बैंक्स। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके पास एडेक्वेट मनी हो, मतलब कि पैसा मिले स्पेशली टू द वल्नरेबल सेक्टर्स को। तो मतलब कि उनका मतलब कि इंटेंशन सही है और बहुत बार इन सेक्टर्स को लोग ध्यान नहीं देते हैं, मतलब कि उनको पैसा नहीं मिल पाता, तो इसलिए आरबीआई ऐसा गाइडलाइन देता है टू मेक इट
टू इंश्योर बेसिकली कि सारे सेक्टर्स को पैसा जाए। अब इससे क्या होता है, आपका बेटर क्रेडिट पेनिट्रेशन होगा, ठीक है, स्पेशली टू दोज एरियाज जहाँ पे क्रेडिट का डेफिशिएंसी है। फिर जो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको मोस्टली स्ट्रगल होता है। जो बड़े फार्मर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको तो बैंक आराम से लोन दे देता है, बट इनको लोन देने में थोड़ा दिक्कत करता है। तो सिंस ऐसा आरबीआई का मैंडेट है बैंक्स के लिए, तो आरबीआई तो बैंक्स का मजबूरन है कि उन्हें उतना देना ही है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस पर आपका ज़्यादा लोन देगा बैंक्स। तो कोई मांगता है लोन्स तो उसे देना पड़ेगा। अब इस पे हमेशा गाइडलाइंस कुछ कुछ रिवाइज होते रहते हैं। जैसे रिसेंटली आया तो दे हैव इंट्रोड्यूस फ्रेश कैटेगरीज, जैसे कि आपका स्टार्टअप्स को अब प्रायोरिटी सेक्टर में डाल दिया गया। तो यदि स्टार्टअप्स है तो 50 करोड़ तक का लोन दे सकता है बैंक। फिर जो फार्मर्स यदि सोलर पावर प्लांट के थ्रू एग्रीकल्चरल पंप्स लगवा रहे हैं तो उसके लिए लोन लेना है तो वो आराम से मिल रहा है। फिर यदि बायोगैस का प्लांट के थ्रू यदि कुछ कर रहे हैं, कोई पंप लगा रहे हैं या कुछ वैसा एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए लोन मिलेगा। फिर मार्जिनल फार्मर्स वगैरह को तो मतलब कि वही है, उन लोग का डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है कि जैसे 1 हेक्टेयर से कम है तो वो मार्जिनल फार्मर्स के अंदर आ गया, यदि 1 से 2 हेक्टेयर है तो स्मॉल फार्मर्स, ताकि दोनों को ही मिल पाए। तो डेफिनेशंस थोड़ा थोड़ा ट्वीक किया गया। फिर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ जिसे बोलते हैं हम लोग, तो उसको भी क्रेडिट ज़्यादा मिले। तो इसलिए मतलब कि उसको आरबीआई मैंडेट किया है कि आप उसे ज़्यादा क्रेडिट देंगे। फिर उसके बाद यदि बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे यदि कोई काम करना चाहता है, उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, तो उसको पैसा देने में अड़चन नहीं होना चाहिए, ऐसा आरबीआई बैंक्स को बोला है। दैट ऑल्सो इंक्लूड आयुष्मान भारत के अंदर यदि कोई प्रोजेक्ट है तो मतलब कि उसका भी क्रेडिट को डबल कर दिया गया है। सिमिलरली लोन लिमिट जो इंडिविजुअल्स है या फिर कोई सोलर पावर, जैसा भी बताया कि सोलर पावर या फिर बायोमास से रिलेटेड यदि कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, पावर जनरेटर लगवा रहा है, कुछ एग्रीकल्चरल पंप्स लगवा रहा है, तो उसके लिए भी पैसा जो है ज़्यादा दे सकता है, ज़्यादा लोन वो ले सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर रीजनल डिस्पैरिटी को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाते हैं आरबीआई ने, तो दैट ऑल्सो हैज़ बिन टेकन केयर और गाइडलाइंस के तहत उसे बताया गया है। तो दिस इज अबाउट योर पीएसएल। अब बहुत बार होता क्या है कि आपका डिस्पाइट ऑल दीज गाइडलाइंस कोई कोई बैंक्स जो है ओवर अचीव कर लेती है और कोई कोई बैंक्स जो है अंडर अचीव करती है। तो जो ओवर अचीविंग बैंक्स है तो वो तो ज़रूरत से ज़्यादा लेंड कर चुकी है, तो कोई कोई बैंक्स जो कि अंडर अचीव की है उसको पीएसएल सर्टिफिकेट्स बेच सकती है। और जो अंडर अचीवर्स है वो बेसिकली उसके लिए फ़ायदा है कि बिना कुछ किए बस ये पीएसएल सर्टिफिकेट खरीद लो तो काम हो जाता है उनका। और इसके अलावा भी यदि अंडर अचीवर बैंक्स जो है, लेट सपोज XYZ बैंक्स जो है, मतलब कि वो ना तो अचीव कर पाया टारगेट्स और ना ही मतलब पीएसएल सर्टिफिकेट्स खरीदा, तो जो भी बचा हुआ अमाउंट है, जो भी शॉर्टफॉल है, तो वो कहाँ जाएगा? या तो फिर वो नाबार्ड का जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है RIDF, या फिर सिडबी, NHB, मुद्रा लिमिटेड, इस तरह से जो भी आरबीआई जहाँ भी बोलेगा वहाँ उनको पैसा डालना पड़ेगा, वो पैसा बच नहीं पाएगा। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। तो ये हो गया। उसके बाद फिर अगला क्वालिटेटिव टूल्स देखते हैं। तो अगला क्वालिटेटिव टूल क्या है? मोरल सुएशन। यहाँ पे आपका मोरली जो है आपका परसुएड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ऊपर ऊपर से प्रेशर, मतलब फोर्स नहीं कर सकते। दे कैन आस्क यू, दे कैन परसुएड यू, दे कैन सटल वे में वो कह सकते हैं कि चलो ये काम कर दो, ठीक है। लेकिन उसको यदि वो नहीं भी करेगा तो प्यूनिटिव मेजर्स नहीं है। जैसे आपका दोस्त बोलेगा चलो खाने, आप नहीं जाओगे तो क्या आपसे फाइन नहीं ले लेगा? तो सिमिलरली मतलब यहाँ पे भी आरबीआई बोलेगा चलो ऐसा कर दो, लेकिन यदि नहीं भी करता है तो प्यूनिटिव मेजर्स नहीं ले सकता आरबीआई। अब इसके थ्रू एडवाइजरी इशू करता है आरबीआई कि ये सब कर लो थोड़ा थोड़ा, थ्रू लेटर्स, पीरियोडिकल से सेमिनार्स कंडक्ट करा के, बट देर इज़ नो प्यूनिटिव मेजर्स, क्योंकि ये मोरल सुएशन है। जैसे कि लेट सपोज आरबीआई गवर्नर है, वो बैंक को बोल फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ थोड़ा पैसा खर्च करो, बट यदि बैंक उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो दे कैन नॉट फोर्स इट। तो दैट इज़ व्हाट आई मेंट। फिर यदि आरबीआई का गवर्नर है, सटल वे में कहीं गया एंड सीएम या फाइनेंस मिनिस्टर को बोल रहा है कि थोड़ा फिस्कल डेफिसिट और सब्सिडी लीकेज को आप कम करिए, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि मॉनेटरी पॉलिसी में हमें हेल्प मिले। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मोरल सुएशन, मतलब आपको परसुएड कर रहा है थ्रू वर्ड्स, देयर इज़ नो पेनल्टी फॉर इट। इसके बाद जो एक क्वालिटेटिव टूल्स बच रहा है दैट इज़ डायरेक्ट एक्शन। तो डायरेक्ट एक्शन में क्या है? तो देयर इज़ मॉनेटरी पेनल्टी
मतलब कि यहाँ पे आपको पनिश कर सकता है आरबीआई, मतलब किसको, बैंक्स को। यदि आप कंप्लाई नहीं करोगे तो आपको पनिश भी कर सकता है थ्रू आरबीआई एक्ट हो गया, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, या फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है, या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑब्वियसली, एंड देन फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये सब में आपका जो है डायरेक्ट एक्शन, मतलब कि आपका आरबीआई जो है, यदि बैंक्स आरबीआई का बात नहीं मान रहा है तो आरबीआई पनिश कर सकता है, तो कुछ पेनाल्टी लगा सकता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ डायरेक्ट एक्शन। तो दैट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटेटिव टूल्स। तो आई होप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स में आपको कोई भी डाउट नहीं है। आई एम प्रिटी श्योर दैट यू वुड बी थॉरो विद दिस टॉपिक। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी रिफॉर्म हुआ। तो वी नो कि उर्जित पटेल कमेटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना। तो यहाँ पे कुछ कुछ रिकमेंडेशंस थे एंड वो सारे एक्सेप्ट हो गए, तो इसलिए बस आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इट। आरबीआई शुड कंसीडर सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन rather than WPI। तो ये आपका एक्सेप्ट हो चुका है। इसलिए ये कौन से कमेटी से है, उर्जित पटेल कमेटी। तो मतलब कि एक प्रीलिम्स में आ सकता है कि मान लो आपका नाम दे दिया YV रेड्डी, उर्जित पटेल एंड रघुराम राजन। तो इसमें से कौन, मतलब कि पर्सी मिस्त्री, इसमें से कौन आपका गवर्नर, कौन आपका मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म के बात किए हैं, सब बात किए हैं। इस तरह का ऑप्शन डिफरेंट देके आपसे चेक कर सकता है। फिर BN श्री कृष्णा कमेटी दे सकता है। तो इस तरह से कुछ भी सवाल फ्रेम हो सकते हैं, तो इसलिए आपको ये सब नाम याद रखना चाहिए। इनका रिकमेंडेशन क्या था उर्जित पटेल कमेटी का, कि आरबीआई शुड कंसीडर सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन rather than WPI फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। आरबीआई का फोकस होना चाहिए इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने में फ्रॉम करंट 10% to 8% विद इन अ ईयर एंड 6% in 2 years एंड मेंटेन टू 4 ± 2% देयर आफ्टर, जो कि अभी चल रहा है। दैट इज व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क सेज। RBI should adopt flexible inflation targeting policy. Again, this has been accepted to reduce fiscal deficit of government of 3% of or less of GDP. कोशिश कर रहे हैं बट ऐसा कुछ है नहीं, तो ये मतलब कि यू कैन से इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, या फिर उसे साइलेंट रखा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी टू बी रिव्यूड एट बाई मंथली इंटरवल। तो ये आपका एक्सेप्टेड है, मतलब अभी चल रहा है। आप 2 महीने में हमेशा बैठती है, ऐसा हमने बताया कि 6 बार बैठती है साल भर, पिछले बार तो 7 बार बैठ गई है। मॉनेटरी पॉलिसी टू बी ड्राफ्टेड बाई अ 5 मेंबर कमिटी हेडेड बाई आरबीआई गवर्नर। तो ये 5 नहीं है, 6 मेंबर है। तो दैट इज़ व्हाट यू शुड रिमेंबर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारा चीज़ आपको वैसे भी ध्यान होगा। और उर्जित पटेल कमेटी इज़ रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म, इसे आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद यदि हम लोग बात करें जस्टिन BN श्री कृष्णा कमेटी की, जो कि 2016 की कमेटी है। अब इसका नाम मैंने इसलिए भी दिया है कि अभी डेटा प्रोटेक्शन पे इनका एक कमेटी है जो कि काफ़ी न्यूज़ में है। तो दे कैन से कि ये कमेटी, मतलब कि वो पूछ सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कौन कौन क्या कहा है। तो आप इनका नाम डेटा प्रोटेक्शन से रीड करेंगे एंड हो सकता है कि आप गलत टिक करके आ जाए। कमेटी था वो FSLRC के थ्रू था, ठीक है। तो ये आपका बात करता है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ये उस कमेटी में आपका इस मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा हुआ था। तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू कवर थ्रू दिस स्लाइड, ठीक है। तो इनका कहना था कि दिस रिफॉर्म शुड बी डन टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो उनका रिकमेंडेशन था कि जो, तो ही ऑल्सो गिव सम रिकमेंडेशंस लाइक रिसेंट कंपोजिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। फिर वोटिंग जो है, 1 मेंबर 1 वोट, देयर शुड बी नो वेटो पावर टू गवर्नर, 1 कास्टिंग वोट ऑफ गवर्नर इन केस ऑन टाई, एंड कोरम ऑफ एटलीस्ट, मतलब कि एटलीस्ट 4 पर्सन होना चाहिए मीटिंग होने के लिए। फिर गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर्स फॉर 4 years एंड दे शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू रीअपॉइंटमेंट। फिर जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग है ये, मतलब कि दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड एंड शुड बी देयर फॉर एवरीवन टू सी। फिर गवर्नमेंट को यदि कुछ भी कहना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, दैट शुड बी इन राइटिंग। तो ये सब रिकमेंडेशंस है जो कि BN श्री कृष्णा कमेटी का भी था। अब यदि मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म की बात करें तो ये जो रिकमेंडेशंस थे उसके एडवांटेज क्या, वाइडर पर्सपेक्टिव एंड डाइवर्स व्यू इन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्योंकि आपके इकोनॉमिस्ट भी जुड़े हुए, RBI से भी लोग हैं, गवर्नमेंट के भी लोग हैं, तो आपका कोऑर्डिनेशन बेटर हो सकता है। ऐसा ही बात अगले में किया गया, इनहांस कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि आपके गवर्नमेंट से भी कुछ लोग हैं। एज आई सेड, UPSC हैज़ दिस टेंडेंसी टू मेक श्योर कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों के बारे में आप पढ़ते रहें, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, इस तरह से इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है। तो इस तरह की चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे बात किया गया इनहांसिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। फिर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपका जो RBI गवर्नर है उसको पॉलिटिकल प्रेशर से रिलीव किया जा सकता है, वो अपने काम पे फोकस कर सकता है। फिर यदि बात करें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का, तो जो RBI और गवर्नमेंट के बीच में साइन हुआ था, दैट वाज साइंड इन फरवरी 2015। तो उसके क्या क्या फीचर्स थे,
पहला है कि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन होगा, फिर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग होगा, लेकिन इन सब के बीच यू शुड इंश्योर कि ग्रोथ होता रहे। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ शुड नॉट बी डाइग्रेस्ड। तो आपको प्राइस को स्टेबल रखना है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना है, बट ग्रोथ होता रहना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेशन को हम लोग टारगेट करेंगे फॉर एवरी 5 ईयर्स आरबीआई के साथ कंसल्ट करके गवर्नमेंट। तो ये हो गया। उसके बाद फिर मॉनेटरी पॉलिसी का रिपोर्ट जो है हर 6 महीना पे आना चाहिए, एंड दे शुड इंडिकेट द सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन फॉर 18 मंथ्स अहेड। आप इससे कंफ्यूज मत होना, बैठती है 2 महीना पे, लेकिन रिपोर्ट जो है बाई एनुअली आती है। आरबीआई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल इफ इन्फ्लेशन इज लेस देन 2% और 6% से ज़्यादा, मतलब कि 2 to 6%, मतलब 4 ± 2 की बात हम लोग करते हैं। फिर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में है तो आरबीआई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। तो यदि आपका ये टारगेट मिस हो रहा है तो आपको एक प्रॉपर रीजनिंग देना पड़ेगा, इसका रेमेडियल एक्शन कब है वो बताना पड़ेगा। उसके अलावा आरबीआई ऑल्सो हैज़ टू टेल द एस्टिमेटेड टाइम पीरियड कि वापस से हम लोग टारगेट लेवल पे कब आ सकते हैं। तो दैट इज व्हाट इज देयर इन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। नाउ मूविंग अहेड, इफ वी टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, तो एक बेसिक लॉजिक है, यदि आपका मॉनेटरी पॉलिसी में कोई डिसीजन हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, तो दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय बैंक्स, और फिर वो जनता को पहुंचना चाहिए फायदा। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या है? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच पॉलिसी एक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, जो भी सेंट्रल बैंक ने डिसीजन लिया है, दैट इज ट्रांसमिटेड टू मीट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। तो मतलब कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ, मतलब इन्फ्लेशन को चेक करना है और ग्रोथ को होने देना है, ये ऑब्जेक्टिव रहते हुए जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी इसके एक्शन हैं, जो भी मतलब डिसीजन लिया गया, वो आपका नीचे ट्रिकल डाउन हो जाना चाहिए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे आपका हाउस होल्ड को या फर्म को या बैंक के बिहेवियर को बदलता है, एंड दैट इज़ व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन डज। तो इसमें भी 2 स्टेज है, हालांकि इसमें नहीं भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्टेज है द पॉलिसी शॉक इम्पैक्ट्स डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। जैसा भी आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन लेगा, उससे क्या हो, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अफेक्ट होगा, और वो फिर आपका जो है रियलिटी में चेंज होगा, इट गेट्स ट्रांसमिटेड टू द रियल इकोनॉमी, मतलब जनता के पास चला जाएगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। लेट्स मूव अहेड। तो ये बेसिकली आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, नथिंग मोर देन दैट। देन यदि हम लोग बात करें, ये एक बोनस टॉपिक की तरह आप ले सकते हो, इकोनॉमिक ट्राइलेमा। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन मूव अहेड, मतलब कि आप स्लाइड छोड़ सकते हो, बिकॉज वी आर मोस्टली डन विथ वट एवर मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाना था। तो इकोनॉमिक ट्राइलेमा क्या है? तो इसको हम लोग मंडेल फ्लेमिंग ट्राइलेमा भी कहते हैं, एंड इसके तहत इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल ऑल द 3 पैरामीटर साइमल्टेनियसली। ये 3 पैरामीटर क्या है? एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, एक स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रेट, और एक फ्री कैपिटल मूवमेंट विदाउट एनी कंट्रोल। तो इसे हम लोग इम्पॉसिबल ट्रिनिटी भी कहते हैं। इसके तहत कहा गया है कि कोई भी कंट्री जो है तीनों को साथ में मेंटेन नहीं कर सकता। दे कैन अटेन 2 बट नॉट 3 साइमल्टेनियसली। यदि आपका इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी है तो इन दोनों में से आप कोई एक चुन सकते हो, मतलब तीनों तो एक साथ नहीं हो सकता। अब इंडिया की यदि बात करें तो इंडिया ऑल्सो हैज़ नॉट अटेम्प्टेड टू मैनेज ऑल 3। वो एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी है और इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाते रहता है। तो लाइक यदि हम लोग बात करें करेंसी का, तो पार्टली मैनेज्ड है, ठीक है। और कैपिटल्स की बात करें तो कुछ जो कैपिटल्स हैं वो आपका अलाउड है फ्रीली, एंड अदर्स आर रेस्ट्रिक्टेड। तो इसलिए मतलब कि ऐसा नहीं कि इंडिया तीनों को मैनेज कर रहा है या करना चाह रहा है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक ट्राइलेमा। तो यदि कभी गलती से आ जाए ये टॉपिक तो वी शुड बी नोइंग, हालांकि चांसेस काफ़ी कम है, तो यू कैन स्किप दिस, ठीक है, एज फार एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अब यदि हम लोग बात करें तो बिफोर क्लोजिंग दिस सेक्शन, तो लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है? तो इट इज़ एन अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का ही एक अनकन्वेंशनल मेथड है, वेयर द सेंट्रल बैंक्स जो है नया रुपया क्रिएट करता है और फाइनेंशियल एसेट्स जो गवर्नमेंट के हैं उसे बाय कर लेता है। तो उससे क्या है कि पैसा मार्केट में छोड़ देता है। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू पुश लिक्विडिटी इनटू द मार्केट सो दैट बैंक्स अवॉइड रन ऑफ। तो यदि इसमें भी देखें तो सेंट्रल बैंक्स क्रिएट मनी, ठीक है, उसके सेंट्रल बैंक परचेजेस गवर्नमेंट डेप्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो फिर उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन करेगा। उससे क्या होगा, बिजनेस एंड कंज्यूमर जो है जब पैसा ज़्यादा होगा दे विल बी एबल टू बोरो मोर, एंड जो आपका कंज्यूमर्स है या बिजनेस हाउसेस है दे विल बी एबल टू स्पेंड मोर, एंड दस आपका स्टिमुलस होगा इकोनॉमी के लिए कि आप इकोनॉमी जो अभी आपका थोड़ा दबा हुआ था उसे आप ग्रो कर पाओ। तो
यदि इसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो बेसिकली दिस इज डन टू बूस्ट डिमांड एंड इन्फ्लेशन। इसको हम लोग बहुत बार हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग बोलते हैं, शायद हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग या हेलीकॉप्टर मनी, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, हवा से बेसिकली आप पैसा डाल रहे हो, मतलब कि आप सेंट्रल बैंक को बोल रहे हो पैसा उगा लेने के लिए। तो इस कारण इसे बहुत बार हम लोग हेलीकॉप्टर मनी बोलते हैं। बट एक थोड़ा सा सटल सा डिफरेंस है। लाइक क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्रिंटेड मनी बाय सेंट्रल बैंक्स टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको पे बैक करना है एसेट्स के लिए जो भी सेंट्रल बैंक परचेज कर रहा है अभी। बट यदि हेलीकॉप्टर मनी है तो आप ऊपर से पैसा डाल दिए, उसका कोई लाइबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड हेलीकॉप्टर मनी। से बहुत बार बोल देते हैं बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यदि हेलीकॉप्टर मनी या फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं तो देर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, इनफैक्ट हाइपर इन्फ्लेशन भी हो सकता है। उसके बाद यदि हम लोग सेंट्रल बैंक यदि इस तरह मनी बनाते रहेगा, दैट कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, एंड इफ मार्केट सेंटिमेंट डजंट चेंज सेंट्रल बैंक कैन लूज द मनी। तो ये गैम्बल है बेसिकली जो सेंट्रल बैंक ले सकता है कि पैसा किया, आपका बूस्ट किया, डिमांड ग्रोथ हुआ, इकोनॉमी बढ़ गया, लेकिन यदि फिर भी आपका मार्केट सेंटिमेंट नहीं बदला तो सेंट्रल बैंक विल फेस हैवी लॉस। एंड उससे क्या होगा, यदि लॉस बढ़ता चला गया इस तरह तो आप वीसीएस साइकिल में चले जाओगे, तो लिक्विडिटी ट्रैप में फंसने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस topic monetary policy, and I hope I have been able to clear all the concepts regarding monetary policy। जो भी आसपास के चीज़ें थे वो सब भी सारा हमने कवर कर दिया है। एंड कंसीडरिंग इट्स इम्पोर्टेंस इन यूपीएससी, आई थिंक ये टॉपिक जितना डिटेल में हुआ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरी लिटिल बिट ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द सेशन। बट उससे पहले यदि हम लोग बात करें तो यूपीएससी कैसे कैसे सवाल पूछा है, तो लाइक इट हैज़ आस्क्ड सिंपल कि यदि इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ कुछ है तो मतलब कि फिर 4-5 स्टेटमेंट दे देगा। तो यदि विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इस तरह से। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में दे देगा कि वोटिंग पावर किसके पास है, या फिर इस तरह से कुछ भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड कुछ भी 4 स्टेटमेंट दे के आपसे कुछ चेक करना चाहेगा। फिर यदि बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है, व्हाट डज इट इंडिकेट, ठीक है, तो अब 2-3 ऑप्शन उसमें दे सकता है। फिर यदि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात कर रहा है तो उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेट सपोज एग्रीकल्चर को हो गया, एमएसएमई को हो गया, तो इस सारे सेक्टर के लिए उन लोग प्रायोरिटी दिया हुआ है, तो उस तरह के ऑप्शंस देके वो आपको चेक कर सकता है और वहाँ पे आपको फंसा सकता है। बट आई थिंक इन दिस वीडियो एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड वेरी वाइजली एंड वेरी थॉरली, एंड आई डोंट सी एनीथिंग दैट इज बीइंग मिस्ड। तो आई जस्ट विल रिक्वेस्ट यू टू go again with this video if you want, but I think एक बार में ही सारा कुछ clear हो जाएगा। So on that note, I think we should end this session, and I will just request before closing that if you guys can share this video among your friends, I think this will be useful for them. And so I will just request you guys to like, subscribe and share it as much as you can so that others may be able to benefit from it. So thanks a lot.